दोस्तों, जब हम भारत के दक्षिण में भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद इस पतले से समुद्री रास्ते को देखते हैं तो ये कहलाता है पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जलडमरू मध्य। इस पाक जलडमरू मध्य का मतलब पाकिस्तान नहीं है। इसका नाम रखा गया था रॉबर्ट पाक के सम्मान में। PALK है, यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है, इसलिए इनका नाम रॉबर्ट पाक है। ये रॉबर्ट पाक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1755 से 1763 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और इन्हीं के सम्मान में इस जलडमरू मध्य का नाम पाक जलडमरू मध्य रखा गया था। अब आप ये समझ लेना कि ब्रिटिश राज जो था वो 1857 की क्रांति के बाद आया था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। हालांकि चला इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रही थी, लेकिन कंपनी राज था उस वक्त। भौगोलिक रूप से देखोगे तो ये पाक जलडमरू मध्य उत्तर पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप सागर से जोड़ता है। सीधा सा मतलब यह है कि लक्षद्वीप सागर और बंगाल की खाड़ी में एक छोटा रास्ता बनाने के लिए काम आता है। इसकी लंबाई लगभग 137 किलोमीटर है और चौड़ाई देखोगे तो 64 से 137 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई बदलती रहती है। इस जलडमरू मध्य की गहराई जो है वो सामान्यतः 100 मीटर से कम है, जिसमें भी ज़्यादातर जगहों पर इसकी अधिकतम गहराई सिर्फ 35 मीटर है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा उथला है और यहाँ पर बड़े बड़े कमर्शियल और गहरे जो ड्राफ्ट वाले जहाज होते हैं वो आ नहीं सकते। सीधी सी बात है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं होगा तो ये बड़े जहाज यहाँ पर चल नहीं पाएंगे। इसकी औसत गहराई की बात करोगे तो ये सिर्फ 9 से 12 मीटर गहरा है, मतलब बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे तो एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु जिसको इंडिया में कहा जाता है, उसके आसपास की जो गहराई है वो सिर्फ 1 मीटर तक ही है। इसका मतलब कोई बड़ा जहाज कभी यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। भारत के तमिलनाडु राज्य से प्रवाहित होने वाली जो वैगई नदी है वो इस जलडमरू मध्य में अपना पानी गिराती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत छोटी मोटी नदियां और हैं जो अपना पानी इसके अंदर प्रवाहित करती हैं। अब देखो, इसी पाक जलडमरू मध्य के उथले पानी में आपको एक छोटा सा निर्जन, जहां पर कोई नहीं रहता और बंजर द्वीप नजर आएगा, जिसको कच्चा तीवू द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसको लेके बहुत ज्यादा राजनीति हुई है। भौगोलिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भारत और श्रीलंका के बिल्कुल बीच में मौजूद है। महत्वपूर्ण समुद्री सीमा का चिन्ह बनता है, मतलब दोनों देशों के बीच में समुद्री सीमा का काम करता है कच्चा तीबू द्वीप एक तरीके से। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखें तो ये ज़्यादा पुराना द्वीप नहीं है। 14वीं शताब्दी के आसपास एक गहरे समुद्री ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ था, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये 285 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि 1.15 वर्ग किलोमीटर में। इसकी अधिकतम लंबाई 1.6 किलोमीटर है और इसका सबसे चौड़ा बिंदु जो है वो लगभग 300 मीटर का है। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितना छोटा सा द्वीप है ये। अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखोगे तो भारत का जो तमिलनाडु है उसके तट पर स्थित जो रामेश्वरम है वहां से ये लगभग 33 किलोमीटर दूर है और जाफना प्रायद्वीप जो कि श्रीलंका के अंदर है उससे लगभग ये 62 किलोमीटर दूर है। ये श्रीलंका के डेल्फ्ट द्वीप जहां पर लोग रहते हैं, वो निर्जन नहीं है, वहां से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो श्रीलंका के काफ़ी करीब है ये। तमिल भाषा में कच्चा दीवू का मतलब ये होता है कि एक बंजर द्वीप है। तो मतलब इसकी जो भौगोलिक वास्तविकता है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है कच्चा दीवू। लैंडस्केप यानी कि स्थलाकृति के हिसाब से ये जो द्वीप है ये चट्टानी द्वीप है और पेड़ पौधे और वनस्पति यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इस पूरे द्वीप पर कोई भी मीठे पानी का सोर्स है नहीं, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी मानव विकास पॉसिबल नहीं है। याद रखना, मीठे पानी के प्राकृतिक सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक सोर्स कोई भी नहीं है, इसलिए मानव यहाँ पर रह नहीं पाते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये द्वीप बिल्कुल काम का नहीं है। ये जिस एरिया में मौजूद है वहाँ पूरे पाक जलडमरू मध्य के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्र हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी तादाद में मछली पाई जाती है, जो इसे तटीय अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। मतलब जाहिर सी बात है, मछली बहुत पाई जाती है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो तटीय इकोनॉमी है वो अच्छी चल सकती है। बहुत सारी मछली पकड़ के लाओगे, बहुत पैसा आएगा। पूरे द्वीप पर मात्र एक संरचना आपको देखने को मिलेगी, वो भी 20वीं सदी के अंदर बना हुआ सेंट एंथोनी कैथोलिक चर्च। ये जो चर्च है 20वीं सदी की शुरुआत में बना था और ये जो चर्च है कहीं ना कहीं मछुआरों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका केंद्र माना जाता है। अब कच्चा दीवू द्वीप के ऊपर बात करने से पहले एक बार हम एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु और उसके आसपास के समुद्री पर्यावरण के बारे में बात कर लेते हैं। चूंकि ये इसके आसपास बसा हुआ है इसलिए इसके बारे में बात करना जरूरी है। जब हम कच्चा तीवू द्वीप और पाक जलडमरू मध्य के दक्षिण पश्चिमी छोर पर देखते हैं तो हमें चूना पत्थर के छिछले स्थान, लाइमस्टोन शोल्स और रेत के किनारों की एक लंबी सीरीज यानी कि श्रृंखला देखने को मिलती है।
जिसे पूरी तरह देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक आधी अधूरी सी ब्रिज या फिर पुल जैसी संरचना है, और इसी को एडम्स ब्रिज या भारत में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पूरी संरचना है ये भारत के पंबन द्वीप जो रामेश्वरम के पास मौजूद है वहां से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक लगभग 48 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। अब देखो, इस स्ट्रक्चर को देखने के दो नजरिए हैं। पहला है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि धार्मिक नजरिया। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार इस सेतु का निर्माण भगवान राम की वानर सेना द्वारा किया गया था ताकि वे लंका पहुंच सके। जब आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे, इस सारे स्क्रिप्चर को देखोगे तो आपको काफ़ी सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। दूसरा नज़रिया है भूवैज्ञानिक नज़रिया, यानी कि आप थोड़ा सा साइंटिफिक नज़रिए से देखेंगे तो इस आधार पे पता चलता है कि ये एक प्राकृतिक संरचना है, यानी कि इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये नेचुरली बनी है। अब जैसे इसको लेके कुछ एक थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये कहती है कि अगर आप इस समय की स्केल को देखोगे, पीछे जाओगे इसमें, तो 1,15,000 साल पहले से लेके 11,700 साल पहले तक, यानी कि 1,15,000 से आप शुरू करेंगे और 11,700 साल पहले तक आएंगे, तो इस वक्त में पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था, हिमयुग जिसको हम कहते हैं। इस टाइम के दौरान काफ़ी हद तक पृथ्वी जो है वो बर्फ में जम गई थी। 26,000 साल से लेके 19,000 साल पहले तक इस हिमयुग का सबसे ठंडा पीरियड चल रहा था, जिसको लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम कहा जाता है। यानी कि इस वक्त ये जो ठंड थी ये चरम पर थी। इतनी ठंड होने की वजह से समुद्र का स्तर यानी कि सी लेवल जो है वो काफ़ी हद तक घट गया था, लगभग 130 मीटर तक घट गया था अगर आप साइंटिफिक आंकड़े देखोगे। इसी की वजह से जो राम सेतु जैसी ज़मीन जो है वो ऊपर आ गई थी और इस इलाके में एडम्स ब्रिज या राम सेतु जैसी ज़मीन जो है वो नज़र आने लग गई थी। अब आप इस बात को समझना कि 7,000 साल पहले ये हिमयुग खत्म हो गया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा और आज की तारीख में आप जानते हो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही बर्फ़ पिघलने लगी, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा और आज जो थोड़ा बहुत पानी आपको नज़र आता है राम सेतु के ऊपर 1 मीटर 2 मीटर का, ये इसी वजह से। जैसे जैसे ये बर्फ ज़्यादा पिघलती चली जाएगी वैसे वैसे ही ये पूरी संरचना नीचे फिर से डूब जाएगी। अब ये जो चीज़ है काफ़ी हद तक लॉजिकल लगती है कि हाँ ये संभावना तो थी, लेकिन बहुत से शोधकर्ताओं का मानना ये भी है कि 7,000 साल पहले जैसे जैसे यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ने लगा वैसे वैसे उस समय की प्राचीन सभ्यताओं ने इस जगह पर चूना पत्थर की एक रिज बना दी, रिज तैयार कर दी और रास्ता तैयार कर दिया, जिससे कि दोनों जो देश हैं उनके बीच का रास्ता डूब ना जाए। और इसी को कई लोग राम सेतु निर्माण मानते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताओं ने बनाया वही राम सेतु निर्माण है। अब इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं लोग कि ये प्राचीन सभ्यता वानर सेना थी या फिर ये प्राचीन सभ्यता वहां पर रहने वाले लोग थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि ये जो रिज है चूना पत्थर की ये प्राकृतिक रूप से बनी है। तो उनसे सवाल ये किया जाता है कि ये चूना पत्थर यहाँ पर आया कैसे। तो विज्ञान जो है वो हमेशा संभावना छोड़ता है कि आप नई नई थ्योरीज इसके अंदर डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, संभावना जता सकते हैं कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी और है जिसे बहुत सारे रिसर्चर्स सही मानते हैं, वो है भारतीदासन विश्वविद्यालय के रिमोट सेंसिंग केंद्र CRS के द्वारा किया गया एक अध्ययन। उनके अध्ययन से पता चलता है कि जो वर्तमान राम सेतु की उथली हुई प्रवाल संरचना है ये रेत का जमाव है जो लगभग 3,500 साल के अंदर बना है। अब इसको समझो, ये बहुत जरूरी है समझना। उनके शोध के हिसाब से ये जो राम सेतु की संरचना है ये करंट शैडो जोन और तेज लहरों की वजह से बनी है। अभी करंट शैडो जोन क्या होता है? देखो, जब समुद्र में तेज लहर बहती है तो वो अपने साथ ढेर सारी रेत एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है बहाकर। अगर इस लहर के बीच में कोई बाधा या रुकावट आ जाए, जैसे कि कोई द्वीप आ जाए, उस द्वीप से ये लहर टकराएगी और अपनी सारी एनर्जी वहां पर नष्ट कर देगी। ठीक है, होगा ये कि जो रेत वो बहा के लेके आ रही थी वो रेत इस द्वीप के पास जमा हो जाएगी और ये पानी तो आगे निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये पानी की ताकत खत्म हो जाएगी। अब ये पानी इस रेत को आगे बहा के नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये है कि हर लहर अपने साथ थोड़ी थोड़ी रेत लाती जाएगी और वो रेत जो है वो इस द्वीप के पास जमा होती चली जाएगी। और ऐसा ही कुछ 3,500 साल पहले हुआ। शोध ये कहता है कि राम सेतु जो है वो भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तल्लाई मन्नार के बीच में मौजूद है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये जो रामेश्वरम द्वीप है ये एक प्राकृतिक बाधा या रुकावट की तरह काम करती है। जब लहरें इधर की तरफ से बह के आती हैं और अपने साथ रेत लेके आती हैं और इससे टकराती हैं तो दूसरी तरफ करंट शैडो जोन बन जाता है। मतलब एक तरफ तो रेत जमा हो गई, दूसरी तरफ रेत बहा के नहीं ले जा सकता है, वो दूसरी तरफ रेत पहुंची ही नहीं,
तो ये करंट शैडो जोन कहलाएगा। तो इस जगह पर रेत जमा होती चली गई और 3,500 सालों में धीरे धीरे करके ये संरचना तैयार हो गई। अब ये वाली जो थियोरी है वो सबसे ज्यादा लॉजिकल मानी जाती है हिमयुग के बाद, यानी कि बेसिकली 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, 3 थियोरीज में बढ़ जाती है राम सेतु की कहानी। एक तरफ धार्मिक लोग हैं जो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया, ये बात मानते हैं। दूसरी तरफ हिमयुग वाली थ्योरी है जिसको काफ़ी सारे लोग सही मानते हैं, और तीसरी तरफ करंट शैडो जोन वाली थ्योरी है जिसे काफ़ी लोग सही मानते हैं। थोड़े बहुत लोग ये भी कहते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं ने इसका निर्माण किया था। तो अब ये 4 चीज़ें हो जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा थ्योरीज आनी चाहिए, और ज़्यादा शोध होनी चाहिए, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो सके कि ये चीज़ हुई कैसे। अब ये तो एडम्स ब्रिज या राम सेतु की बात हो जाती है। अगर इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी रूप को हम देखें तो ये पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी का एरिया, यहाँ पर आपको जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। चूंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी मूंगा चट्टानें मौजूद है, जिसको कोरल रीफ्स आप कहते हो। समुद्री घास के मैदान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और डुगोंग जैसी प्रजातियां भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि ऑलमोस्ट लुप्त होने की कगार पर है। ये जो उथला समुद्री बेसिन है ये सदियों से भारतीय और श्रीलंकाई तटीय समुदायों के लिए मछली पकड़ने का पारंपरिक और अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र रहा है, जो दोनों देशों की जो मत्स्य अर्थव्यवस्था है उसका आधार माना जाता है। यानी कि ये जो समुद्र के आसपास समुदाय बसते हैं, जैसे जाफना समुदाय हो जाता है, इस टाइप के समुदाय, उनके लिए मछली पकड़ने का और अपनी अर्थव्यवस्था चलाने का मेन जो आधार है वो ये जगह ही मानी जाती है। पूरा पाक जलडमरू मध्य ही माना जाता है, राम सेतु, कच्चा तीवु द्वीप, इसके आसपास का एरिया। अब ये तो बात हो जाती है यहाँ की ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं यहाँ के ऐतिहासिक विकास, संप्रभुता विवाद और औपनिवेशिक विरासत के बारे में, जिससे कि आपको कच्चा तीवु विवाद पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के प्रारंभिक इतिहास और औपनिवेशिक शासन के बारे में। ये जो कच्चा तीवु द्वीप है इसका सबसे पुराना नाम जो है वो है कच्ची। ये कच्ची नाम आपको कहाँ देखने को मिलता है? श्रीलंका के एक राजा हुआ करते थे निसांका मल्ला, जो कि 1187 से लेकर 1196 तक यहाँ के राजा थे। इन्हीं राजा साहब का एक शिलालेख है रामेश्वरम शिलालेख, इसी में आपको ये नाम मिलेगा कच्ची, जो ये दर्शाता है कि उनके अभियानों के दौरान ये जो क्षेत्र है कच्चा तीवु वाला वो इनके कब्जे में हुआ करता था। फिर जब आप इनिशियल मिडेवियल पीरियड देखते हो, यानी कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल देखते हो, तो इसमें इस द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था, यानी कि जाफना किंगडम का। 17th सेंचुरी आते आते तक इस जगह का भू राजनीतिक शक्ति संतुलन बदल गया और इस द्वीप पर नियंत्रण आ गया मदुरै के नायक राजवंश के रामनद जमींदारी का। यानी कि मदुरै का जो नायक राजवंश था उसके अधीन एक जगह थी रामनाथपुरम, जो कि रामेश्वरम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां के रामनद जमींदारी का नियंत्रण आ गया था इसके ऊपर, यानी कि पहले जाफना किंगडम के पास था, फिर रामनद जमींदारी के पास आ गया। ऐतिहासिक राजस्व रिकॉर्ड ये बात बताते हैं कि ये जो द्वीप है ये रामनद एस्टेट के लिए एक राजस्व यानी कि रेवेन्यू यानी कि पैसा कमाने का एक जरिया हुआ करता था। अब आप सोचोगे कि छोटा सा द्वीप है, निर्जन द्वीप है, यहाँ मीठा पानी है नहीं प्राकृतिक रूप से, तो इससे कोई पैसा कैसे कमा सकता है? तो मैं बताता हूँ कैसे कमा सकता है। रामनद साम्राज्य ने 1767 में इस द्वीप को डचों को दे दिया था लीज पर, फिर 1822 में ब्रिटिशर्स को दे दिया था लीज पर, पट्टे पर, ताकि इससे पैसा आता रहे, किराया आता रहे। ये जो द्वीप होते हैं ना, ये आपके व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। बहुत सारे छोटे मोटे जहाज जो हैं उनसे सामान ले जाया जाए, बड़े जहाज़ों में लोड करवाया जाए, तो ये द्वीप जो है लीज पर दिया जाता था उस टाइम पे। अब जब भारत पर अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत हो गई तो ये जो द्वीप है मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया और भारतीय मछुआरे पारंपरिक रूप से अपने जाल सुखाने के लिए और आराम करने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल करने लगे। ध्यान से समझना, पहले श्रीलंका के राजा के पास था, जाफना किंगडम के पास था, बाद में रामनद जमींदारी के पास आ गया, उन्होंने लीज पर दे दिया डचों को, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर जब भारत पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई तब यह आ गया मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। फिर जो भारतीय मछुआरे थे वो पारंपरिक रूप से इस जगह को जाल सुखाने के लिए और आराम करने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल करते थे। जो मछुआरे जाते थे मछली पकड़ने के लिए तो आराम करने के लिए द्वीप काम आता था। इसके बाद शुरू होता है यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट। इसका सबसे पहला जो विवाद है स्वामित्व को लेकर, सबसे पहला कूटनीतिक विवाद 1920-21 में शुरू हुआ। उस टाइम पे श्रीलंका का नाम सीलोन हुआ करता था और वहां पर भी ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। दूसरी तरफ भारत था, भारत में भी ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, मद्रास सरकार आपको पता है। ये जो विवाद है ये तब उभरा जब दोनों सरकारें पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी में मछली पकड़ने की समुद्री सीमाएं तय करने के लिए बैठी।
यानी कि कौन कहाँ तक मछली पकड़ सकता है। मछली पकड़ने की भी एक सीमा होनी चाहिए कि भाई इसके आगे श्रीलंका का एरिया है, इसके आगे भारत का एरिया है। तो ये विवाद जब उठने लगा तो पहला बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ कि बॉर्डर होगा कहाँ। भारतीय पक्ष का कहना यह था कि भैया ये जो द्वीप है भारत का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये रामनद के राजा की जमींदारी का हिस्सा था, इसीलिए इस द्वीप के आसपास का जो एरिया है उस पे मछली पकड़ने का हक इंडियन मछुआरों का है। वहीं दूसरी तरफ सीलोन यानी कि श्रीलंका के जो प्रमुख प्रतिनिधि थे बी हॉर्सबर्ग, इनका नाम आप याद रख लो, इन्होंने भारत के इस दावे का कड़ा विरोध किया। उन्होंने एक सबूत पेश किया कि जो कच्चा तीवु द्वीप पर बना हुआ सेंट एंथनी चर्च है वो सीधे जाफना के सूबे के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो चर्च है ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कहीं बना था और इसी पर दावा करते हुए श्रीलंका ने कहा था कि ये जाफना के सूबे के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए ये जो द्वीप है ये श्रीलंका का ही हिस्सा है। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने लायक थी कि श्रीलंका के अंदर उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, श्रीलंका भी कॉलोनियल राज के अंदर ही आता था, भारत में भी ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। अब ये जो ब्रिटिश सरकार थी तो एक ही, ये आपस में नहीं लड़ते हैं, ये दूसरों को लड़वाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा सोल्यूशन निकालो कि हम दोनों को तकलीफ ना हो, मतलब ब्रिटिश सरकार को तकलीफ ना हो और बाद में ये लोग सुलझते रहेंगे अपने आप। तो उस समय 1921 में सर्वेक्षण सम्मेलन किया गया जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों ने एक सीमा पर सहमति जताई। ये जो सीमा थी इस तरीके से खींची गई कि ये जो द्वीप था श्रीलंका के पक्ष में चला गया, मतलब श्रीलंका की सीमा के अंदर चला गया। लेकिन उस टाइम के ब्रिटिश सरकार जो भारत में बैठी थी, उन्होंने श्रीलंका की सरकार के सामने एक शर्त रखी थी कि हम ये साइन तो कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन बाद में भारत अगर चाहे तो इस पर अपना दावा कर सकता है। मतलब भारत ने कच्चा तीवु द्वीप के ऊपर अपना दावा छोड़ा नहीं है, ये जो दावा है वो कभी भी कर सकता है। हाल फिलहाल के लिए हम इसे श्रीलंका को दे रहे हैं। अब ये समझौता ब्रिटिशर्स ने अपनी सहूलियत के लिए किया था कि इस वक्त कोई झगड़ा नहीं हो, बात का बाद में देखा जाएगा, और यह मामला अनसुलझा रह गया। साल 1947 में भारत आज़ाद हो गया, 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हो गया। दोनों देश स्वतंत्र हुए और दोनों ने इस द्वीप पर अपना अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया, और यहां से शुरुआत होती है भारत श्रीलंका विवाद की। अब यह विवाद वहां से लेके कई सालों तक चलता रहा, मछुआरे एक दूसरे को पीटते रहे, सरकार एक दूसरे से लड़ती रही। फिर आता है साल 1970 का दशक। 1970 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS इसका विकास हुआ, और उसके कारण सभी देशों के लिए अपनी समुद्री सीमाओं का निर्धारण करना ज़रूरी हो गया था कि भाई जो देश आसपास में मौजूद हैं उनकी समुद्री सीमा क्या होनी चाहिए, बॉर्डर क्या होना चाहिए पानी के अंदर, ये चीज़ तय करना अब ज़रूरी हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत और श्रीलंका ने अपने पुरानी समुद्री विवादों को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला किया कि कब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग इस संधि के तहत एक सीमा निर्धारित कर लेते हैं। फिर साल 1974 का समुद्री सीमा समझौता हुआ। 28 जून 1974 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके, इनका नाम आपने सुना होगा, इन दोनों के बीच में पाक जलडमरू मध्य की समुद्री सीमा तय करने के लिए एक समझौता हुआ। समझौता क्या था? समझौता ये था कि दोनों देश एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगे, मतलब समान दूरी पर एक सीमा बीच में खींची जाएगी जिसमें आधा समुद्र जो है वो श्रीलंका के पास होगा, आधा भारत के पास होगा। समान दूरी का प्रिंसिपल इसी को कहा जाता है। लेकिन भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कच्चा तीवु द्वीप जो था वो श्रीलंका को दे दिया, ये सोचते हुए कि श्रीलंका के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो एक लाइन बीच में से गुजरती है जो समुद्र को बराबर काटती है। जैसे ही कच्चा तीवु द्वीप के पास वो लाइन पहुंची, बॉर्डर पहुंचा, तो उसने इस तरीके से मोड़ दिया इसको ताकि द्वीप जो है वो श्रीलंका के हक में चला जाए। याद रखना, पहले ही ब्रिटिशर्स इसको श्रीलंका को दे चुके हैं, लेकिन यहां पर भारत ने संपूर्ण रूप से अपना दावा इसके ऊपर छोड़ दिया 1974 के अंदर। भारत का तर्क ये था कि एक छोटे, बंजर और सामरिक रूप से महत्वहीन द्वीप को छोड़ने से पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ अगर संबंध अच्छे होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इस समझौते के अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। पहला, अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल 4, दोनों देशों को अपनी अपनी सीमा के पानी, द्वीपों और महाद्वीपीय शेल्फ पर पूर्ण संप्रभु अधिकार दिए गए। इसका मतलब यह है कि दोनों देश अपनी सीमा के अंदर अंदर पानी का, जो द्वीप मौजूद हैं उनका, और जो महाद्वीपीय शेल्फ के अंदर जो संसाधन होते हैं, जो तेल गैस वगैरह सब होते हैं, जो मछली वगैरह होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि श्रीलंका अपनी सीमा के अंदर इस्तेमाल करेगा, भारत अपनी सीमा के अंदर इस्तेमाल करेगा। फिर आर्टिकल 5 आता है
जिसमें वीजा मुक्त यात्रा के बारे में बात की गई। इसका मतलब जितने भी भारतीय मछुआरे और तीर्थ यात्री हैं वो बिना किसी वीजा या फिर डॉक्यूमेंट के जो सेंट एंथोनी चर्च है उसमें जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि एक एनुअल प्रोग्राम होता है वहाँ पर सेंट एंथोनी चर्च के अंदर, वहाँ पे बिना किसी वीज़ा के इंडियन मछुआरे जा सकते हैं। बेसिकली आज भी ये चीज़ होती है। एक आता है अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6। वो पारंपरिक अधिकार वाला है कि भारतीय मछुआरे जो हैं वो द्वीप पर जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जाल सुखा सकते हैं, ये सारे काम जो वो पहले से करते आए हैं वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तय हो गई। इसके बाद गड़बड़ ये हो गई कि ये जो समझौता था ये स्पष्ट नहीं था। इन पारंपरिक अधिकारों में कच्चा तीवू के आसपास के पानी में मछली पकड़ने का अधिकार किसको है कि भाई आप आओ, जाल सुखाओ, आराम करो, लेकिन इस द्वीप के आसपास मछली मत पकड़ो। इसको लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया। जाहिर सी बात है आपस में मछुआरे भिड़ गए होंगे कि भाई तुम यहाँ पर सिर्फ आराम कर सकते हो, मछली नहीं पकड़ सकते हो। इंडियन मछुआरों ने मछली पकड़ ली होगी, तो फिर विवाद वापस शुरू हो गया। इन्हीं सारे विवादों को दूर करने के लिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ एक और समझौता किया 1976 के अंदर। 1974 की इन अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए और EEZ जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है समुद्र का, उसको ठीक तरीके से परिभाषित करने के लिए भारत ने यह समझौता किया था 23 मार्च 1976 को। अब एक बात याद रखना कि इस टाइम पर इमरजेंसी चल रही थी, ठीक है। इस समझौते में मछली पकड़ने पर पूरी तरीके से रोक लग गई थी कि भाई दोनों देश एक दूसरे की सीमा में जाकर के मछली बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। ना भारत का मछुआरा श्रीलंका की सीमा के अंदर जाएगा, ना श्रीलंका का मछुआरा भारत की सीमा के अंदर आएगा। तो ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से तय हो गई थी। अब यहाँ पर कई लोग एक बात सोच सकते हैं कि भारत ने अपनी ज़मीन का टुकड़ा खो दिया और भारत के मछुआरे अब वहाँ जाकर उस एरिया के अंदर मछली भी नहीं पकड़ सकते हैं जो वो पारंपरिक रूप से करते आए हैं। तो ऐसे में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का एक नुकसान हुआ, लेकिन इस बीच भारत का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ। वो ये था कि इस बार के समझौते में भारत ने वॉर्ड्स बैंक मांग लिया था। वॉर्ड्स बैंक जो है वो 4000 वर्ग मील के अंदर फैला हुआ एक पूरा हिस्सा है जो कि बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर आपको बहुत सी मछली, खनिज और गैस मिलेगी। ये सारा का सारा एरिया जो है वो निर्विवाद रूप से भारत ने अपने अंडर कर लिया था, जिस पर आज श्रीलंका का कोई दावा नहीं है। तो इसका मतलब 285 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप छोड़ने पर भारत को 4000 वर्ग मील का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपना ज़मीन का हिस्सा छोड़ना सही था, वो बिल्कुल गलत ही था। ये फैसला जो था वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रूटफुल साबित नहीं रहा है। अच्छा, इसमें भी भारत ने अगले 3 वर्षों तक श्रीलंका को अधिकतम 6 नौकाएं जो है वो वाडगे बैंक में मछली पकड़ने के लिए छूट दी थी कि भाई आपकी 6 नाव जो है वो वाडगे बैंक की तरफ जा सकती हैं, मछली पकड़ सकती हैं 2000 टन प्रति वर्ष के हिसाब से। बाद में ये जो छूट थी वो भारत ने समाप्त भी कर दी थी, सिर्फ 3 साल के लिए थी। और साथ ही भारत ने अगले 5 वर्षों तक एक निश्चित कीमत पर श्रीलंका को प्रति वर्ष 2000 टन मछली देने की भारी सहमति भी दी। उन्होंने कहा कि वॉर्ड्स बैंक को अगर पूरी तरीके से अपना करना है तो शुरुआत में श्रीलंका को कुछ एक पर्क्स देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में तो भारत का ही पूरा अधिकार इसके ऊपर होगा। तो आप समझ सकते हो कि कच्चा तीबू दे दिया और वॉर्ड्स बैंक ले लिया। अब वॉर्ड्स बैंक की भी ज्योग्राफी और उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आप समझ लो। भौगोलिक स्थिति देखोगे तो कन्याकुमारी तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद एक बहुत ही बड़ा उथला समुद्री पठार है, सबमरीन प्लेट्यू। उसी के किनारे को वॉर्ड्स बैंक कहा जाता है। ये जो है एक समृद्ध मत्स्य क्षेत्र है, मतलब इसके अंदर गहराई कम है, 200 मीटर से कम गहराई है, 26 से 29 डिग्री के आसपास का तापमान है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान यहाँ पर अपवेलिंग होती है, मतलब समुद्र तल से जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इसी कारण ये दुनिया के सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जो कि अब भारत का हो गया था। तो इसका मतलब वॉर्ड्स बैंक का सारा हिस्सा जो है भारत के EEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर आ गया और यहाँ पर पाए जाने वाले जो संसाधन थे जैसे कि पेट्रोलियम, गैस, इसके अलावा मछली वगैरह, इन सब पर भारत का कब्जा हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये सौदा उतना भी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं था। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान हुआ ही नहीं, क्योंकि भारत ने अपनी जमीन का एक हिस्सा खो दिया तो नुकसान तो हुआ ही है। और इसी के साथ शुरू हुआ भारत में एक नया संवैधानिक विवाद जो कि तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच होने वाला था। देखिए, तमिलनाडु जो है वो इस 1974 और 1976 के समझौतों को हमेशा से असंवैधानिक मानता था। वो इसलिए कि ये जो समझौता है वो कार्यपालिका यानी कि सरकार ने इमरजेंसी के टाइम पे लिया था और बिना संसद की मंजूरी के लिया था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के बेरुबारी यूनियन 1960 के फैसले का उल्लंघन है।
अब आप सोचेंगे कि ये बेरूबारी यूनियन का फैसला क्या था। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप तमिलनाडु सरकार के तर्क को समझना चाहते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये बेरूबारी विवाद क्या था, पहले उसको जान लेते हैं। देखो, ये जो बेरूबारी इलाका है ये पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान है, उनके बीच में एक बड़े सीमा विवाद का कारण बना था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इनके बीच में बॉर्डर्स तय करने की जिम्मेदारी जो थी वो सिरिल रेडक्लिफ को मिली की थी। अब सिरिल रेडक्लिफ ने एक रेखा तो इसके बीच में खींच दी थी, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। गलती ये हुई थी कि ये जो बेरूबारी का हिस्सा है वो उन्होंने भारत के हिस्से में दिखा दिया था नक्शे में, लेकिन रिटर्न टेक्स्ट में ये चीज़ वो लिखना भूल गए थे कि बेरूबारी जो है वो भारत का हिस्सा है। तो पाकिस्तान ने इसी का फ़ायदा उठाया, इसी तकनीकी गलती का फ़ायदा उठाया और ये कहा कि बेरूबारी जो है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि जो रिटर्न टेक्स्ट है इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि बेरूबारी इंडिया का है, सिर्फ नक्शे के अंदर दिखाया गया है। अब ये विवाद 1947 से लेकर 1958 तक चलता रहा। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए साल 1958 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको नेहरू नून समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत यह बात तय हुई कि बेरूबारी को 2 बराबर हिस्सों के अंदर बांट दिया जाएगा। एक हिस्सा जो है वो भारत के पास रहेगा और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज के बांग्लादेश है, उसके पास जाएगा। जैसे ये समझौता हुआ वैसे ही भारत के पश्चिम बंगाल में इसका भारी विरोध शुरू हो गया। लोगों ने ये बात कही कि भैया ये जमीन हमारी है, नक्शे में हमारी दिखाई गई है, फिर किस हक से आधा बेरूबारी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। बात सही भी थी। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल किया। अब आपको पता है कि ये आर्टिकल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस आर्टिकल के तहत सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेती है। क्या केंद्र सरकार के पास बिना संविधान को बदले भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देने का अधिकार है या नहीं है? ये वाला सवाल किया था सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कि भाई कानूनी सलाह दो उसके ऊपर हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में 1960 में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने आर्टिकल 3 की बात की। कोर्ट ने यह बात साफ की कि संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल 3 है, वो संसद को देश के अंदर किसी राज्य की सीमा बदलने या नाम बदलने की ताकत तो देता है, लेकिन भारत की कोई भी जमीन किसी विदेशी देश को सौंपने की ताकत नहीं देता है। ध्यान से समझ लेना, अनुच्छेद 3 ये बात कहता है। तो कोर्ट ने इस आर्टिकल को कॉट किया। फिर उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर सरकार संविधान के अंदर कोई संशोधन लेके आती है, उसके बाद ही वो अपनी जमीन का टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे सकती है। इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर ये बेरूबारी का हिस्सा अगर पाकिस्तान को देना था तो उसके लिए क्या करना होगा? अमेंडमेंट करना होगा, और सरकार ने किया भी यही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार ने 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 लाया, पास करवाया, जिसके तहत बेरूबारी का ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा सके। इसका मतलब आधा बेरूबारी जो है वो पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, उसको देने के लिए यह अमेंडमेंट करवाया गया। लेकिन इसमें क्या है, कानूनी अड़चनें बहुत ज़्यादा आई। वो ऐसे कि 1971 में बांग्लादेश के बनने की वजह से ये जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सकी पाकिस्तान को, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़मीन पाकिस्तान को देनी थी, लेकिन 1971 में बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश को थोड़ी देनी है ज़मीन, पाकिस्तान को देनी थी, तो पाकिस्तान रहा ही नहीं वहाँ पर। बहरहाल ये था 1960 का बेरूबारी यूनियन समझौता। तमिलनाडु सरकार ने यही बात कही कि जो उस टाइम की सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार, उन्होंने 1974 और 76 का ये जो समझौता किया था, इसको करते वक्त उन्होंने बेरूबारी यूनियन 1960 का ये जो फैसला है इसका उल्लंघन कर दिया था। यहाँ पर उनका कहना ये था कि अगर ये जो द्वीप है इनको श्रीलंका को देना ही था तो उससे पहले ये जो संविधान है उसमें संशोधन करना जरूरी था। अब संशोधन तभी होगा जब मेजोरिटी आपके हाथ में होगी। अब उस टाइम पे तो लगी हुई थी इमरजेंसी, तो उन्होंने बस उसका फायदा उठाया और ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया। मान लो कि उस वक्त इमरजेंसी नहीं लगी होती और पूरी की पूरी संसद बैठी हुई होती, तो ऐसे में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को कभी विशेष बहुमत मिलता ही नहीं, मेजोरिटी मिलती नहीं, और ये द्वीप कभी श्रीलंका के पास जाता ही नहीं। तो इसका मतलब तमिलनाडु सरकार जो है वो ये पॉइंट लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। इसके ऊपर बहुत सारी याचिकाएं भी लगी हैं साउथ के स्टेट्स की वजह से। जैसे 2008 में AIADM के प्रमुख जे जयललिता, जिनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया था कि बिना संवैधानिक संशोधन के कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका को नहीं सौंपा जा सकता था।
2013 में डीएमके पार्टी के जो प्रमुख थे एम करुणानिधि, उन्होंने भी इस समझौते को रद्द करने के लिए और मछुआरे के पारंपरिक अधिकार बहाल करने के लिए यहाँ पर याचिका डाली थी। वहीं जो हमारी भारत सरकार, विशेषकर हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उसका रुख कुछ इस तरीके से था कि 2013 और 14 के जो हलफनामे थे और आरटीआई था, उसके जवाब में भारत सरकार ने ये बात कही कि 1974 से पहले कच्चा तीवू कभी भी भारत का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल से ये एक विवादित क्षेत्र था और ब्रिटिशर्स ने ही इसको श्रीलंका को दे दिया था। तो ये हमारा क्षेत्र कभी था ही नहीं, तो क्षेत्र का नुकसान होगा कैसे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी ये मामला कोर्ट में है और इसके ऊपर कोई अंतिम फैसला अभी तक आया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की आप बात करोगे तो श्रीलंका तो इसको अपना अटूट हिस्सा मानता है और इस वजह से भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच में अक्सर भिड़ंत होती रहती है। बहुत से हमारे मछुआरे जो हैं वो श्रीलंका की तरफ मछली पकड़ने चले जाते हैं तो उनकी नावों को पकड़ लिया जाता है, नावें कभी वापस नहीं की जाती है। बहुत बार मछुआरों को पीटा गया है, डुबोने की कोशिश भी की गई है, बहुत सी हिंसक चीज़ें भी वहाँ होती रहती। तो वो जो एरिया है वो अपने आप में सेंसिटिव बना रहता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है कच्चा तीवू विवाद और भारत का दक्षिणी भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको भूगोल भी समझ में आए, थोड़ा सा भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखने को मिले और साथ ही भारत का इतिहास भी देखने को मिले। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।